Hi guys, in this video we are going to discuss about endoplasmic reticulum. Now let's have a look on endoplasmic reticulum. What is this and what's the meaning of this? As we read एंडो मीन्स होता है इनसाइड। हम बायोलॉजी में हमेशा ही अगर वर्ड्स को ब्रेक करके उसके मीनिंग को क्लियर आउट करेंगे तो हमें आराम से वो सारी चीजें समझ में आएंगी। एंडो मीन्स होता है इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर व्हाट इज दैट? रेटिकुलम। प्लाज्मा के अंदर जो जाल होता है, नेटवर्क होता है, उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वैसे भी इसकी हिंदी क्या होती? अंतःद्रयी जालिका, मतलब द्रव के अंदर पाए जाने वाली जालिका। अब ये प्लाज्मा किसको कहते हैं? साइटोप्लाज्म को। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी रेटिकुलम नेटवर्क पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? ER लिखते हैं। The endoplasmic reticulum is a large network of membranous tubes, bound tubes and sheath. ये लार्ज मेम्ब्रेनस बाउंड ट्यूब्स और शीथ का नेटवर्क होता है। जैसा कि हम अगर एनिमल सेल ड्रॉ किए थे, ये अगर हम कोई एनिमल सेल ड्रॉ कर रहे हैं तो इस एनिमल सेल में हमने बताया था सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इन यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद न्यूक्लियस के जस्ट बाहर न्यूक्लियस से अटैच एक रेटिकुलम, मेम्ब्रेनस रेटिकुलम होता है जो कि ट्यूब की तरह दिखता है, ट्यूब्स की तरह और वेसाइकल्स की तरह छोटे छोटे। ये जो ट्यूब की तरह मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये मेम्ब्रेन कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मीन्स अंदर, ये है पूरा साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा कह लें। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो भी नेटवर्क पाया जाता है उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैसा होता है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कहाँ पे पाया जाता है? न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है। क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? क्योंकि न्यूक्लियस के पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उस पे जो है पार्टिकल्स, कुछ ग्रेन्यूल लाइक पार्टिकल जिसे राइबोसोम कहते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, वो आकर के इस पे अटैच हो जाता है, मतलब इसके सरफेस पर एम्बेडेड हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये कैसा दिखता है? ये रफ टाइप का इसका सरफेस दिखता है। इस वजह से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इसका नाम RER लिख देते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एकदम स्ट्रक्चर में वैसा ही होता है जैसे सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है। तो दिस वन इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो डबल लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेम स्ट्रक्चर किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ऐसे है, इस वजह से इसका जो सेल के अंदर फंक्शन होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इतना मेम्ब्रेन इसका इनफोल्डिंग पाई जाती है, इस वजह से ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है जिससे कि और अच्छे से फंक्शन हो सके कोई भी। ठीक, तो ये हो गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद जो न्यूक्लियस से दूर पाए जाते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नाउ लेट्स रीड NCERT। It looks like long tubules are round or oblong बैक्स वेसाइकल्स। ये जो है लॉन्ग ट्यूब्स राउंड या ऑब्लॉन्ग वेसाइकल्स की तरह दिखती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के जैसा होता है। There are two types of endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. As we have discussed in the figure कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। किस बेसिस पे कहा गया है?
उसके सरफेस पे जो राइबोसोम जाके अटैच होते हैं, उस बेसिस पे कहा गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? RER, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। कह रहे हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो कैसा दिखता है? खुरदुरा सा दिखता है, रफ टाइप का दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम। इसके पास पार्टिकल्स होते हैं जिसे राइबोसोम कहते हैं, जो कि कहाँ अटैच होते हैं? इसके सरफेस पे, अटैच टू इट्स सरफेस, जो कि इसके सरफेस पर इस पार्टिकल्स अटैच होते हैं। द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। राइबोसोम जो कि यहाँ पे अटैच होते हैं, इनके सरफेस पर अटैच होते हैं, सेल की सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर जो अटैच होते हैं, वो राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। The manufactured protein are then sent to the various places in the cell depending on needs using the endoplasmic reticulum. अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिस पे राइबोसोम चिपका हुआ है, जो प्रोटीन बना रहा है, ये प्रोटीन को हर जगह सेल के अंदर उनके मतलब आवश्यकता के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से भेजा जाता है। The smooth endoplasmic reticulum help in manufacture of fat molecules are lipid important for cell function. सेल फंक्शन के लिए लिपिड और फैट मॉलिक्यूल्स को कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? लिपिड बनाता है। ओके, सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती? फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो ये जो प्रोटीन और लिपिड जो बना है, जो स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाई है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाई है, ये दोनों क्या करने में मदद करते हैं? सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करते हैं। मतलब इतना ज्यादा बनता है, उसमें से कुछ जो है प्रोटीन लिपिड सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये जो मेम्ब्रेन बनने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब बनना, तो जैव मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये जो प्रोटीन और लिपिड की मदद से जो मेम्ब्रेन बनती है, इसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करते हैं इस प्रोसेस को। ठीक, प्रोटीन कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लिपिड कौन बना रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? सेल मेम्ब्रेन बनने की प्रोसेस। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन्स। और कुछ जो प्रोटीन और लिपिड बने हैं, जो कि रफ RER और SER बनाए हैं, वो क्या है? एंजाइम की तरह काम करते हैं और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। ठीक, एंजाइम क्या करता है? जैसे कई सारे एंजाइम खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। जैसे लाइसोजाइम है, जो कि हमारे टीयर्स में होता है, वो बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। ठीक, और हार्मोन्स के बारे में भी आप लोग परिचित होंगे कि जैसे मान लीजिए कि कई सारे हार्मोन होते हैं। एक होता है स्ट्रेस हार्मोन की अगर बात किया जाए तो स्ट्रेस हार्मोन स्ट्रेस को बढ़ाता है। फिर उसके बाद एक मतलब हमारे अंदर गुड हार्मोन, बैड हार्मोन, सब हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब हार्मोन्स हैं। तो ये सब हार्मोन कई सारे प्रोटीन और लिपिड्स के क्या बनते हैं? हार्मोन और एंजाइम बन जाते हैं। ऑल्दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स। जो अलग अलग सेल में इनका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो अलग अलग मतलब इनका वेरी करता रहता है। इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करेगा। अब अगर हम एनिमल सेल को देखें, ठीक, तो ये है क्या? ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक, न्यूक्लियस में अगर आप देख रहे होंगे तो ये डबल मेम्ब्रेन दिख रही होगी, और जहां पे ये डबल मेम्ब्रेन आपस में मिल गई है, हम कह सकते हैं कि फ्यूज हो गई है, वहां पे क्या बन गए हैं? न्यूक्लियर पोर बन गए हैं, छेद बन गए हैं, जिससे कि मटेरियल का ट्रांसमिशन होगा।
जैसे अगर पूरा कमरा बन जाए, पूरी तरफ से दीवार घेर दी जाए, उसमें कोई जगह न रहे, तो क्या होगा कि कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर यहाँ पूरी मेम्ब्रेन रहेगी तो मटेरियल भी तो अंदर बाहर जाना है, क्योंकि इसके अंदर फंक्शन हो रहा है। तो मटेरियल को अंदर बाहर जाने के लिए क्या पाया जाता है? न्यूक्लियर पोर पाया जाता है। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पोर, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन में पोर पाया जा रहा है, इसलिए न्यूक्लियर पोर कहेंगे। और न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन का जो धागा होता है बहुत कंडेंस फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से इसको जब स्टेन करते हैं तो सबसे डार्क डेंस पार्ट हमको सेल के अंदर यही दिखता है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अगर कहीं लिखा हो तो देख लें, ठीक, न्यूक्लियोलस। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियस के जस्ट बाहर आपको नेटवर्क दिख रहा होगा। इसी नेटवर्क को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पे आपको थोड़े थोड़े डॉट डॉट से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जो कि राइबोसोम्स हैं। इस वजह से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये देख रहे हैं राइबोसोम इसके ऊपर एम्बेडेड है। उसके बाद ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है, इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से क्रिस्टी बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। रेस्पिरेशन क्या है? फूड में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को रेस्पिरेशन करते हैं। फूड में से एनर्जी निकालने की प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाती है। और रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जनरेट होता है। एटीपी क्या है? एनर्जी। इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये कौन सा स्ट्रक्चर बना है? ये गोल्जी बॉडी है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, जो कि न्यूक्लियस से काफी दूर पे है। ठीक, और ये पूरा स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही इसका भी स्ट्रक्चर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। नाउ हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। Thus, one function of endoplasmic reticulum is to serve as a channel for transport of material, especially protein, between various regions of a cytoplasm or between the cytoplasm and nucleus. इस तरह से एक फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है कि वो मटेरियल को, मतलब स्पेशली प्रोटीन मटेरियल का क्या करे? ट्रांसपोर्ट करे। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करे? साइटोप्लाज्म के रीजन से न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर और बाहर, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस। उसके बाद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल के अंदर जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटी होती, जो भी केमिकल एक्टिविटी होती, बायो मतलब जैविक, तो सेल जो है लिविंग है, तो इसलिए कह सकते हैं बायोकेमिकल एक्टिविटी जो होता है उसके लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। इन द लीवर सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, मतलब कहाँ पे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। कई सारे वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं? जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम? वर्टिब्रल कॉलम इज द बोन ऑफ बैकबोन। बैकबोन की बोन को क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और जिसके अंदर बैकबोन पाई जाती है, उनके किसी भी लाइफ स्टेज में उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं। सो वर्टिब्रेट्स के लीवर सेल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई सारे पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। नाउ अब यहाँ पे आपको प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया गया है। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमें जैसा कि सबसे पहले पता है कि प्लांट सेल में सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, वो आउटर मेम्ब्रेन को हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक, ये क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल क्या करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल वॉल कैसा होता है? रिजिड होता है और टफ होता है। ठीक,
और ये प्रिवेंट ऑस्मोलरिटी, ये ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग से भी सेल को बचाता है। कैसे बचाता है? सेल वॉल तो ये प्रिवेंट ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग से बचाता है। जैसे कि अगर हम सेल है, सेल को बहुत ज्यादा मतलब हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन में डाल दें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम हो और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा हो, यानी कि जिसमें पानी की मात्रा, पानी का अमाउंट ज्यादा हो और सॉल्यूट का अमाउंट कम हो, उसमें अगर डाल देंगे तो सेल्स के अंदर पानी जाने लगेगा, और सेल्स के अंदर पानी जाने लगेगा तो जिसकी वजह से सेल स्वेलअप होंगी। स्वेलअप होने के बाद ही इनका ब्रस्ट होने का चांस होता है। तो इसमें ऑस्मोसिस की वजह से ब्रस्टिंग ना हो, इससे सेल वॉल इन्हें बचाता है। ठीक, ये एडजेसेंट सेल वॉल है, मतलब बगल वाली सेल वॉल है। ये सेल वॉल है। सेल वॉल के बाद क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में खूब बड़ा सा क्या पाया जाता है? वैक्यूल पाया जाता है। वैक्यूल के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर होता है, और वैक्यूल के अंदर जो भी फ्लूइड पाया जाता है उसे सेल सैप कहते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट 3 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिक 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस करवाता है। उसके बाद हम बात करें इसके न्यूक्लियस की, तो इसमें बड़ा सा वैक्यूल होने की वजह से इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा एक्सेंट्रिक हो जाता है, यानी सेंटर में नहीं पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के टूवर्ड्स पाया जाता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन होगा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा। ये इसके न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियर पोर पाया जाएगा जैसा कि एनिमल सेल में था। इसके बाद इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, जो कि न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। वो कैसे होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, और जो न्यूक्लियस से दूर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, दिस वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ये है क्लोरोप्लास्ट के अंदर का, इसमें आपको डायग्राम दिखाया गया है। इसमें क्वाइन लाइक, मतलब कई सारे क्वाइंस को एक साथ अगर रख दें तो उसका एक पाइल बन जाएगा। तो एक मतलब अगर एक क्वाइन को अगर हम देखें तो थैलाकॉइड कहते हैं, और कई सारे क्वाइन को एक साथ रख दिया जाए, मतलब कई सारे थैलाकॉइड को एक साथ रख देते हैं तो उसे ग्रैना कहते हैं। एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से स्ट्रोमल लैमली द्वारा जुड़े होते हैं, और इनके अंदर के फ्लूइड को स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, और इसमें आउटर मेम्ब्रेन तो कंटिन्यूअस होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स पाई जाती हैं। उसके बाद हो गया, जैसा कि लग रहा है कि हमने सारा डिस्कस कर लिया। राइबोसोम इसमें 80S का पाया जाता है। अब इसके बाद हम गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइस।